स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। पूर्व क्लास में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया जो है उसका प्रकार पढ़ा रहा था और उसमें जो है आपको बताया गया था कि ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ऑक्सीकरण या फिर उपचयन कहने का मतलब है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन का युग होता होगा और हाइड्रोजन जो है उससे हटता होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना जो है ऑक्सीकरण या फिर उपचयन कहलाता है। उप मतलब होता है जुड़ना और ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन हटेगा, तब उसको बोल रहे थे ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। आज उसी का विपरीत एक और रिएक्शन होता है और 9 नंबर रिएक्शन है अवकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया। नाम याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसका भी पहला जो है अ से शुरू हो रहा है, इसका पहला भी जो है अ से शुरू हो रहा है, तो अवकरण कहिए या फिर अपचयन कहिए। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है रिडक्शन, और रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का विपरीत होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि उसमें जो है ऑक्सीजन का योग होता था, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन जो है इसमें से हटेगा या फिर हाइड्रोजन की संख्या में कमी होगी। तो इसके लिए डिफिनीशन लिखा गया है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना अवकरण या फिर अपचयन कहलाता है। और इसका भी जो है दो टाइप से एग्जांपल दिया गया है। पहला दिया गया है हाइड्रोजन के वृद्धि के आधार पे, हाइड्रोजन बढ़ेगा तभी अवकरण होगा और ऑक्सीजन कम होगा तो भी अवकरण होगा। तो सबसे पहला इसमें एग्जांपल दिया गया है H2 की वृद्धि के आधार पे। इस रिएक्शन में देखें हम Cl2 है और H2 का रिएक्शन जब कराया गया तो HCl बन रहा है। यहाँ पे जो है Cl2 का अवकरण या फिर अपचयन हो रहा है, क्योंकि इस Cl2 में जो है H जुड़ रहा है। यदि किसी तत्व में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसका अवकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। वैसे ही N2 और H2 का यदि रिएक्शन करा दें तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है NH3। लिखा गया है कि यहाँ N2 का अपचयन हो रहा है क्योंकि इस N2 के साथ जो है नाइट्रोजन जुड़ रहा है। किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना और फिर ऑक्सीजन का हटना अवकरण या फिर अपचयन कहलाता है। दूसरा एग्जांपल इसके लिए लिखा गया है कि O2 के कमी के आधार पे, जैसे इस ZnO के साथ जो है ZnO है, अब प्रोडक्ट के साइड जाए तो यहाँ से O जो है रिमूव हो गया है, हट गया है, तो किसी तत्व से जो है ऑक्सीजन का हटना या फिर ऑक्सीजन की संख्या में कमी अपचयन या फिर अवकरण कहलाता है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड है, जब इसका रिएक्शन H2 से कराया गया है तो यहाँ पे सिर्फ हमको कॉपर मिला है, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ CuO का जो है अपचयन हो रहा है। और फिर इसके लिए कुछ नोट लिखा गया है कि वे तत्व जिसके कारण जो है अपचयन की क्रिया होती है उसको जो है अपचायक या अकारक कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे CuO का रिएक्शन यदि हम H2 से करा दें तो Cu जो है अलग हो जाएगा और H2 जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। यहाँ CuO का अपचयन हो रहा है तथा H2 जो है अपचायक की भांति कार्य कर रहा है। तो ये रहा अवकरण अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया। इसका 10वां नंबर है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण भी होगा। जब दोनों क्रियाएं साथ साथ होती होगी तब इसको बोला जाएगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। फिलहाल ये 9 नंबर रिएक्शन था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसका 10वां रिएक्शन पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स कहिए या फिर इसी का एक और नाम है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में भी इसको रेडॉक्स ही बोला जाता है। इसके हिंदी और इंग्लिश लगभग सेम है, रेडॉक्स रेडॉक्स। जैसे ही हम लोग मतलब उच्चतर कक्षाओं का अध्ययन करेंगे 11th-12th में, तो वहां पे ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन बताया जाएगा कि किसी मतलब तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी रिडक्शन कहलाता है। लेकिन हम लोग जो है इसी परिभाषा को फिलहाल के लिए पढ़ के रखेंगे कि किसी तत्व से जो है हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण
और किसी तत्व में जो है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। 10वां नंबर इसका रिएक्शन है कि रेडॉक्स किसको बोला जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोला जाता है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो। इसीलिए इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अवकरण भी होना चाहिए, तब इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ CuO है और यहां से जो है सिर्फ हमको Cu मिल रहा, CuO था, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ Cu मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड इधर सिर्फ कॉपर मिल रहा है। तो यहां से कॉपर से जो है ऑक्सीजन हट रहा है, तो किसी तत्व से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। रिडक्शन वही हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H2O हो गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। हम इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि अवकरण भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तब ये जो अभिक्रिया है इसको बोला जाएगा कि ये रेडॉक्स है। रेडॉक्स का एग्जाम्पल जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए एग्जाम्पल एकदम ध्यान रखना है रेडॉक्स रिएक्शन का। दूसरा जो रिएक्शन लिखा गया है ZnO है, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ Zn मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड से जो है सिर्फ जिंक मिल रहा है, ऑक्सीजन इसमें हट रहा है, तो इसका भी क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है और इस कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों क्रियाएं साथ साथ, तब इसको बोला जाएगा रेडॉक्स। यहां देख लीजिए इस Na के साथ जो है O जुड़ रहा है, तो किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 और इधर ऑक्सीजन मिल रहा है हमको 1, तो ऑक्सीजन की कमी जो है रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ पे जो है इस MnO2 है, लेकिन इसके साथ O2 जो है हट गया है, तो किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। और जो है यहाँ पे इस Cl के साथ जो है हाइड्रोजन हट रहा है, तो किसी तत्व के साथ या फिर किसी तत्व से हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एग्जाम्पल ध्यान रखना है रेडॉक्स का। रेडॉक्स कहने का ही मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती होगी, उसको बोला जाएगा रेडॉक्स। और रेडॉक्स के लिए एग्जाम्पल ध्यान रखना है, पहला एग्जाम्पल था, दूसरा, तीसरा रहा, चौथा एग्जाम्पल रहा। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे चलते हैं। तो इसका 11 नंबर रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रल रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब है कि जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हो। बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रल रिएक्शन। इसके लिए हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और इसका रिएक्शन जो है यदि हम NaOH से करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये अम्ल है और इसका रिएक्शन जो है NaOH अर्थात कास्टिक सोडा जो क्षार होता है, इसके साथ यदि हम करा दें तो ये प्रोडक्ट में बना लेगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl मिलकर बना लेगा NaCl जो एक लवण होता है, और इसके साथ जो बच रहा है, एक बार हाइड्रोजन यहाँ का, एक बार हाइड्रोजन यहाँ का, 2 हाइड्रोजन
और एक जो है ऑक्सीजन का परमाणु, हम इसको लिख सकते हैं H2O मतलब जल। बोला जा सकता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और एग्जांपल इसके लिए देख लिया जाए, जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, इसका रिएक्शन यदि हम KOH से कराते, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते, ये बना लेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और प्लस का जल। और एग्जांपल लिख लें, जैसे H2SO4 का यदि रिएक्शन हम NaOH के साथ करा दें तो ये बना लेगा Na2SO4 प्लस H2O, सोडियम सल्फेट प्लस जल। तो अम्ल और क्षार जब भी मिलेगा तो उससे जो है लवण और जल का निर्माण होगा। एक नोट ध्यान रखना है कि जो श्वसन होता है और दहन होता है, तो श्वसन के पश्चात भी ऊष्मा निकलता है और दहन के पश्चात भी ऊष्मा निकलता है। इसलिए श्वसन और दहन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि श्वसन तथा दहन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन तथा दहन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो ऐसे जो है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जो है 11 टाइप्स खत्म हुआ। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद से पढ़े वियोजन अभिक्रिया का प्रकार, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, उसमें वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, फिर पढ़े ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, फिर पढ़े अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके बाद से फिर पढ़े ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसे जो है 11 गो टाइप्स जो है कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर का अगला टॉपिक आता है रेंसिडिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग विकृत गंधिता। अगला टॉपिक है इसमें विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को बोलेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का सामान्य अर्थ है कि भोजन का बासी हो जाना। बोल सकते हैं कि जब खाद्य युक्त या फिर तैलीय युक्त जब खाद्य पदार्थ को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जब किसी खाद्य पदार्थ को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो वह खाद्य पदार्थ जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उस खाद्य पदार्थ के रंग, स्वाद इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है। तब इस घटना को बोला जाता है विकृत गंधिता। एक बार और सुन लीजिए, विकृत गंधिता कहने का मतलब है कि भोजन का बासी हो जाना। जब खाद्य पदार्थ को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो वह खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उस खाद्य पदार्थ के स्वाद, रंग और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी घटना को बोला जाता है विकृत गंधिता। आइए इसका डेफिनेशन लिख लें। जब खाद्य पदार्थों को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है
तो उसके रंग तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके रंग तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसके रंग, स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता जब खाद्य पदार्थों को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो उसके रंग, स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। यह घटना विकृत गंधिता कहलाता है। अब विकृत गंधिता से बचने के लिए कुछ उपाय है। जैसे जो भोज्य पदार्थ है उसको जो है फ्रिज में रखें, या फिर ऐसे बर्तन में रखें जिसमें जो है वायु का प्रवेश ना हो, या फिर जो मतलब चिप्स वगैरह आता है उसको जो है उसके पॉकेट में नाइट्रोजन गैस को भर दें, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा और ऑक्सीकृत होने से बच जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम पढ़ते हैं कि विकृत गंधिता को कैसे बचाया जाए, विकृत गंधिता से बचने के लिए क्या क्या उपाय है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जो विकृत गंधिता होता है उसको बचाने के लिए उपाय है। जैसे यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा कि विकृत गंधिता से बचने का उपाय। इसमें सबसे पहला लिखा गया है कि जो खाद्य पदार्थ होगा उसको वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। मतलब ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जिसमें जो है ऑक्सीजन का प्रवेश ना हो। यदि वायु प्रवेश करेगा उसमें, अगर खाद्य पदार्थ से ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वह भोजन जो है विकृत गंधित हो जाएगा, अर्थात बासी हो जाएगा। सेकंड लिखा गया है कि खाद्य पदार्थों को जो है फ्रिज में रखना चाहिए। फ्रिज में रख देंगे तो भी बैक्टीरिया जो है नहीं लग पाएगा, जिसकी वजह से जो है भोजन खराब होने से बच जाएगा। तीसरा लिखा गया है कि पैकेट वाले भोज्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो भोजन को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। इसीलिए जो भी चिप्स का पैकेट आता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, क्या कि जो उसमें चिप्स रखा गया है वो ऑक्सीकृत ना हो। तो पैकेट वाला जो भी भोजन है उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए। चौथा लिखा गया है कि खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ को मिलाना चाहिए। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीकरण क्रिया को रोकता होगा। वैसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकते हैं उन्हें जो है प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। इनको यदि हम भोज्य पदार्थ में मिला देंगे तो ऑक्सीकरण नहीं होगा और भोजन जो है विकृत गंधित होने से बच जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ के लिए BHT। BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टैलुइन, और BHA ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिसको यदि भोज्य पदार्थ में मिला दिया जाए तो वो भोज्य पदार्थ जो है ऑक्सीकृत होने से बच जाते हैं। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है संक्षारण, कोरिजिन। इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि जब कोई धातु नमी, वायु, जल, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होने लगता है। और संक्षारित होने की जो प्रक्रिया है या फिर संक्षारित होने की जो घटना है उसको बोला जाता है संक्षारण। एक बार और रिपीट करते हैं कि जब कोई धातु नमी, वायु, जल, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, और संक्षारित होने की जो घटना है उसको संक्षारण कहा जाता है। यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया है। जैसे लोहे के संक्षारण के फलस्वरूप जो है एक लाल भूरे रंग का पदार्थ बनता है जिसे जंग कहा जाता है, और जंग का रासायनिक सूत्र जो है Fe2
जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2O होता है। वैसे ही नोट सेकंड में लिखा गया है कि जो तांबा है उसके संक्षारण के फलस्वरूप एक हरे रंग का पदार्थ बनता है जिसे पेंटीन कहा जाता है, तथा इसका रासायनिक सूत्र CuCO3 होता है। ध्यान रखना है कि CaCO3 नहीं लिखा गया है, Cu कॉपर कार्बोनेट लिखा गया है, जो हरे रंग का पदार्थ होता है, इसी को बोला जाता है पेंटीन। नोट थर्ड में लिखा गया है कि जब एल्युमिनियम को खुले वातावरण में रख दिया जाता है तब एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बन जाता है जिससे एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाता है। जब एल्युमिनियम को हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो एल्युमिनियम के ऊपर जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत बन जाता है जिससे एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाता है। इस घटना को एनोडीकरण कहा जाता है। एनोडीकरण जो है एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। एनोडीकरण क्या है? ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम को जब खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो एल्युमिनियम वायु के संपर्क में आके एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत बना लेता है जिससे एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाता है और यह घटना एनोडीकरण कहलाती है। तो आज का चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लेसन भी जो है यहाँ पे खत्म होता है, समाप्त होता है। कल की क्लास में हम इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर जो है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ पे डाउट हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा।